गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जब जब आपका कोई एग्जाम आता है, ये संडे का स्पेशल क्लास आपको दिया जाता है। आज की संडे के स्पेशल क्लास में क्या खास, तो जो बच्चे एमटीएस का एग्जाम देंगे वो आज का पूरा क्लास एसएससी एमटीएस के एग्जाम पे ही आधारित है। सारा क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है। हमने बार बार एक बात पे जोर दिया कि जब भी आपको प्रैक्टिस करना हो, एक सेटर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने वाली बात, एक एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, उसका क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, उससे जो बात निकल के आएगा वो बात समझ के आपको याद करने वाली बात। तो आज का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले बुआ रेलिंग पर से हटिए, रेलिंग पर से हट जाइए, गिर उड़ जाइएगा। बगल से स्टूल लीजिए ना, स्टूल पे बैठिए। उधर वाला भी बुआ। क्या स्टूल खत्म हो गया? खड़े खड़े, चलो बड़ा अच्छा बात, हम भी खड़ा और आप भी खड़ा। आइए, ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके एग्जाम का? वो ये डिटेक्शन ऑफ ईरर का एसएससीएमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है एट लास्ट ही मैरिड विथ ए पुअर गर्ल। कहता है अंतोगतवा उसने शादी किया। किससे शादी किया? एक गरीब लड़की से। अब इसी वाक्य को खंड खंड में दे दिया। अगर ये पूरा वाक्य सही है तो नो इरर, अब नो इरर ए में दिया तो आंसर जाएगा। अगर कहता है इस पार्ट में जिस पार्ट में गलती उसका दिए हुआ है वो पार्ट आंसर चला जाएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा? तो सबसे पहली बात तो समझ में अपना आंसर करें। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा? तो जब आपको बहुआ दो बात याद रहेगा। वैसे ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, देखते हैं क्या बात। बहुआ एक बात, ये मैरी वर्ड, ध्यान देने वाली बात, ये मैरी वर्ड भर्ब है। तो भर्ब में भी कैसा भर्ब? तो ये एक कौन सा भर्ब? तो बाबा ये एक ट्रांजिटिव भर्ब है। मतलब क्या? तो कहता है इस मैरी के बाद डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बीच में कुछ नहीं आएगा। मतलब मैरी के बाद अगर ऑब्जेक्ट को रखना हो तो तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट के रूप में मतलब क्या? तो ये समबडी वाली बात। क्यों भाई? एक्चुअल में शादी कोई किसी आदमी से ना करेगा, कोई आदमी से ना शादी होगा। अब बड़ा अजीब समय हंस रहा है, अब तो लड़का लड़कों से शादी करता है, बड़ा अजीब बात। लड़की लड़कियों से शादी कर लेता है, लेकिन नॉर्मली लड़का लड़का से करे या लड़की लड़की से करे या लड़का लड़की से करे, बहुआ कोई आदमी ना। तो कहता है मैरी के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा तुरंत बाद आएगा, तुरंत बाद। अब क्या यहीं पे अगर ये ऐसे दे दे, ये मैरी दे और उसके बाद एग्जाम में क्या करेगा? जानबूझ के विथ या टू दे के क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को दे देगा। ये समबडी वाली बात, कोई आदमी का जिक्र कर देगा। तो बहुआ ये भर्ब ना। तो कहता है मैरी जब भर्ब के रूप में काम करता है तो इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, बीच में जो ये विथ या टू दिया, ये गलत वाली बात, ये गलत वाली बात, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं रघु मैरी रश्मि। अब देखो ना, रघु सब्जेक्ट, ये मैरीड यहां पे भी टू, ये कौन? तो ये भर्ब बन के आया, सब्जेक्ट प्लस भर्ब। अब इसके बाद ये डायरेक्ट क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। अब बोलो, अरे बोलो जो खड़े खड़े हैं क्या? तो ये वाक्य सही की गलत? ये वाक्य सही ना। फिर यहीं पे हम कहते हैं मोहन विल मैरी राधा। अब ये देखो ना सब्जेक्ट, ये क्या भर्ब बन के इसके तुरंत बाद, बीच में कुछ लिया नहीं ना है, तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है, ये भी सही है। यहीं पे कोई कह दे रोहन मैरिड विथ ललिता। अब देखो ना सब्जेक्ट आया
अब ये क्या, अरे बोलो ना, ये क्या आया, वर्ब आया। अब उसके बाद तुरंत बाद ना ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट दिया है, लेकिन बीच में ये भाई साहब क्या लगा दिया, विथ। तो कहता है जब ये वर्ब का काम करेगा, वर्ब का काम, तो बीच में ये कोई प्रीपोजिशन लेके नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो ये वाक्य गलत हो गया। तो आपके लिए क्या बात, तो मेरी एक ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, इतना बात से ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हमने बार बार एक बात पे जोर दिया, बार बार एक बात पे जोर दिया कि क्वेश्चन मेरे लिए बस एक बहाना है। क्वेश्चन से जो बात आता है उसको डिटेल करके इसलिए चलते हैं कि इसी कंसेप्ट पे कभी सीजीएल में क्वेश्चन आ जाएगा, कभी सीएचएसएल में क्वेश्चन आ जाएगा, कभी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आएगा, कभी सीपीओ में क्वेश्चन दे देगा, या और भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा। अब क्या हुआ, कहता लेकिन ये मैरिड, ध्यान से, ये मैरिड बउआ, ये जब क्रिया का तीसरा रूप बन के आता है तो ये वाक्य में एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब जब मैरिड एडजेक्टिव का काम करेगा, यहां पे वर्ब का काम कर रहा है, जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसके बाद क्या बउआ, ये टू प्रीपोजिशन लेगा और विथ प्रीपोजिशन लेगा। तो सवाल आया कि जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो टू और विथ ले रहा है, तो सर ये टू और विथ में क्या अंतर, ये जो टू विथ लिया इसमें हम क्या अंतर, तो बउआ वर्ड का थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है। अभी भी शादी वाली बात ही है, लेकिन अर्थ क्या, इसमें कहता है, अर्थ होता है विवाहित होना, विवाहित होना, और यहां पे क्या, विवाहित हो जाना। अरे सर मजाक कर रहे, दोनों तो एक बात है, नहीं बउआ, दोनों एक बात नहीं है। क्या, तो विवाहित होना, तो यहां पे सेंस निकलेगा क्या चीज, विवाह अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, होने वाला है। मतलब क्या, देखते हैं, शादी से पहले वो दोनों परिवार मिला, बात विचार हुआ, नंबर एक्सचेंज हुआ, 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बात विचार हुआ, तो अब शादी, मतलब विवाह ठीक हो जाने वाली बात, शादी होगा, लेकिन 2-4 महीना, 6 महीना पहले चेक कर लो कैसा है लड़का, कैसा है लड़की। अब ये विवाह अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। और यहां पे क्या, क्या, विवाह हो चुका है, विवाह हो चुका है, विवाह हो चुका है। अब बउआ जैसे हम कहते हैं राम इज मैरिड विथ सीता। अब ये सब्जेक्ट, ये कोपुला भर, ये यहां पे भी3 बन के, ये क्या बात, ये क्या बात, तो बउआ कहता है राम इज गुड, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, अब इस इज को, ये वर्ब, ये गुड क्या, एडजेक्टिव। फिर यहां पे राम इज क्या चीज, डिप्रेस्ड, ध्यान से। फिर ये सब्जेक्ट, ये इज आया, ये कोपला पर, ये भी3 डिप्रेस्ड, यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम। राम अच्छा है, यहाँ पे राम हताश है, राम निराश है, यहाँ पे राम इज डिप्रेस्ड। तो सेम बात, ये सब्जेक्ट, ये कोपला भर, यहाँ पे भी3 ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब जो ये विथ लिया, ये बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या, राम का शादी किससे हो गया है, तो सीधा से शादी हो गया है, यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। यहां पे लिखे, यहां पे लिख रहे हैं वो, यहां पे कहता है राम विल बी मैरिड टू
सीता, टू सीता, यहां पे भी ये V3 बन के आया, ये एडजेक्टिव का काम, एडजेक्टिव का काम। अब इसके बाद ये टू लिया, फिर ये आया सीता, इसका मतलब शादी अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, होने वाला है। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम लोग देखते हैं बउआ क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता एट लास्ट ही मैरिड, सब्जेक्ट प्लस V2। ये क्या चीज का काम? वर्ब का काम ना, सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का काम, वर्ब का काम। तो जब ये वर्ब का काम किया तो बउआ इसके डायरेक्ट बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा ना, यहाँ पे ये विथ का प्रयोग उचित नहीं है, ये विथ यहाँ पे हट जाएगा, हट जाएगा। अब क्या बउआ, तो किस पार्ट में थे ये? नो एरर तो होगा नहीं, एट लास्ट नहीं, ही मैरिड विथ ए पुअर गर्ल, इस पार्ट में ना आंसर मेरा क्या जाएगा? दिल्ली वाला डी। आंसर क्या होगा? दिल्ली वाला डी। क्लियर है ये बात? आंसर क्या? ये दिल्ली वाला डी। तो बउआ आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा, तभी जाके आगे एग्जाम में फायदा करेगा। क्लियर ये बात? देखते हैं बउआ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। सबसे पहले बउआ सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया तो हम आपको क्या सिखाए हैं? जब भी कोई लंबा क्वेश्चन दे आप सरसरी निगाह से देखना बस शुरू करें कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। हम बार बार एक बात पे जोर देते हैं कि क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपका कोई बात सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ा रहेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। अब इस क्वेश्चन को आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे क्वेश्चन कब बनेगा? पहले तो आंसर निकालो भाई, हल्ला कर रहा है। चलो चलिए अपना आंसर निकालिए। अब सवाल ये, आपसे ये क्वेश्चन तब बनेगा जब आपको एक बात पता रहेगा। देखिए ना क्या बात, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। बचपन में हम लोगों ने एक बात पढ़ा था, ये V1, V2, V3, V4 और ये V5 सबको आ रहा है भाई। अब यहां पे ये ईट, एट, ईटेन, ईटिंग और ये क्या? इट्स। ये जो क्रिया का पहला रूप है, क्रिया के पहला रूप को प्रेजेंट माना गया है, प्रेजेंट। ये क्रिया का दूसरा रूप पास्ट। ध्यान से, इस V3 को कोई मतलब नहीं, V4 को भी कोई मतलब नहीं। ये क्रिया का पांचवा रूप को भी क्या माना गया है? प्रेजेंट माना गया है, प्रेजेंट माना गया है। अब हुआ ये V1 प्रेजेंट, V5 प्रेजेंट, ये V2 पास्ट। एक कंसेप्ट आता है क्या? यहां पे ये सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब डॉट डॉट डॉट, फिर कुछ आया, फिर ये डॉट डॉट डॉट, फिर वर्ब डॉट डॉट डॉट, मान लो फिर वर्ब, ये फुल स्टॉप। तो ये कंसेप्ट क्या? तो गौर करे, यहां से लेके यहां तक पूरा एक वाक्य, फुल स्टॉप यहां तक पूरा एक ही वाक्य ना, ये एक वाक्य। तो कहता क्या है? कहता क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में ये पहला वर्ब, ये पहला वर्ब, ये दूसरा वर्ब, ये तीसरा वर्ब, तो कहता है यदि किसी सेंटेंस में पहला वर्ब क्या हो? पास्ट हो, पास्ट हो। तो सर पास्ट कहने का मतलब क्या? सर पास्ट कहने का मतलब क्या? तो यहां पे कोई ये V2 आ जाए, या क्या आ जाए? वाज आ जाए, या क्या वेयर आ जाए, या क्या यहीं पे ये हैड आ जाए। कहता है पहला वर्ब यदि पास्ट हो, पहला वर्ब क्या हो? पास्ट हो। और भी तो कहता है वाक्य में आगे आने वाले, आगे आने वाले, आगे आने वाले सभी वर्ब क्या होंगे? तो ये भी वर्ब पास्ट होगा, ये भी वर्ब क्या होगा? पास्ट होगा। इसी को कहा गया पहली क्रिया पास्ट बराबर
सारी क्रिया पास्ट। पास्ट पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट। अगर पहला वर्ब पास्ट है तो वाक्य में आगे आने वाले सभी वर्ब क्या होंगे? पास्ट। ये रूल लगभग हर जगह लग जाएगा, बस एक जगह छोड़ के यूनिवर्सल ट्रुथ, ध्रुव सत्य। सूरज पूरब में उगता कभी बदल सकता है तो नहीं, बस इसी में नहीं लगेगा, बाद बाकी हर जगह पहली क्रिया पास्ट तो सारी क्रिया पास्ट। पहला वर्ब अगर पास्ट तो आगे का वर्ब भी क्या होगा? पास्ट। अब जैसे हमने बात क्या करा, वो दे दिया राम टोल्ड मी दैट अब ही इज इंटेलिजेंट। अब बोलो सही की गलत? देखो ना, ये सब्जेक्ट प्लस टोल्ड, देखिए ना, ये टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग और ये टेल्स। बउआ ये सब्जेक्ट प्लस V2 ना, सब्जेक्ट प्लस V2, तो V2 जब ये बन के आया तो ये पास्ट ना। तो जब पहली क्रिया पास्ट तो आगे का वर्ब भी पास्ट। अब इज होगा, इज तो प्रेजेंट है, बोलो ना, दर्द कर रहा है क्या बउआ? ये क्या इज होगा कि वाज? तो बउआ यहाँ पे वाज ना, राम टोल्ड मी दैट ही वाज इंटेलिजेंट, ही वाज इंटेलिजेंट। फिर हमने कहा आई न्यू व्हाट योर नेम इज। अब कहेगा ये क्या? तो बउआ देखो ना, कहां लिखे देखिए ना, ये नो, ध्यान से, न्यू, ये क्या? नोट, ये V1, V2, ये V3 ना। अब ये सब्जेक्ट प्लस क्या आ गया? V2। सब्जेक्ट प्लस क्या आ गया? V2। तो ये V2 क्या? पास्ट ना। पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट। अब यहाँ पे फिर इज नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होगा? ये वाज वाली बात, वाज वाली बात। अब बउआ देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या कहता है। अब सरसरी यहां से देखना शुरू करो, ध्यान हमेशा अर्जुन वाली, चिड़िया का आंख पंख नहीं। देखना शुरू करते हैं, हम देखना शुरू किए, ये देखना शुरू किए। वी फेस्ड सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट। आवर टीम, ये भी रैली सब्जेक्ट प्लस V2 क्या? पास्ट टुगेदर एंड अचीव आवर गोल। फिर ये भी V2, ये भी क्या? पास्ट। अब देखो ना, पास्ट पास्ट पास्ट। अब आगे विच टीच, V1 क्या? प्रेजेंट ना, प्रेजेंट ना, V1 तो प्रेजेंट। अब क्या होगा? तो ये टीच वाला पार्ट ये गलत ना। अब ये किस पार्ट में है? यहां से यहां तक में, तो ये आंसर क्या चला जाएगा? सी। आंसर सीट में क्या जाएगा? सी। ये क्वेश्चन वैसे भी हल्का था, क्यों? तो इसमें वो नो इवन नहीं दिया था, मतलब कंफर्म है कि चारों पार्ट में से कोई में गलती है तो है, क्वेश्चन हल्का हो गया। अब आंसर जाएगा सी। अब यहीं पे क्या? टीच, अब क्या? टाउट, फिर क्या? टाउट। अब टीच के जगह पे क्या होगा? टाउट ना, व्हिच टाउट, TAUGST, ये V2 क्या? पास्ट। आंसर क्या चला गया? वो ये सी आंसर चला गया। क्लियर ये बात? तो याद क्या रखना, पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट, पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन में थर्ड क्या कह रहा है। सबसे पहले वो सवाल में अपना अपना आंसर करेंगे। आइए, अब ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा? तो बउआ जब आपको फ्रेजल वर्ब का नॉलेज रहेगा। मतलब क्या कहता क्या है? ये फ्रेजल वर्ब का नॉलेज रहेगा। ये क्या? तो कहता वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, एक विशेष अर्थ देने लगता है।
कहता है इफ यू स्टैंड विथ मी इन आवर ऑफ नीड, कहता जरूरत के समय, कहता यदि तुम जरूरत के समय मेरे साथ, क्या आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मतलब क्या? तो बुआ ये स्टैंड वर्ड है, ये स्टैंड वर्ड। अब इसके साथ क्या बुआ? तो स्टैंड के साथ यदि क्या लगा दे, ये स्टैंड के साथ अगर विथ लगा दिया, अब इसका अर्थ क्या? तो कहता है इसका अर्थ होता है अनुकूल होना, एक विशेष अनुकूल होना या संगत होना। अनुकूल होना क्या? किसी चीज में अपने आप को अनुकूलित कर लेना। बहुत सारे आदमी को देखेंगे, अब जिसको मान लो कि बहुत ज्यादा ठंड का समय अभी आने वाला है, तो मान लो बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं, तो देखिएगा कुछ आदमी एक के दूगो कपड़ा में अपने आप को एकदम अजीब से ठंड में अपने आप को अभ्यस्त कर लेता है। अनुकूल होना, संगत होने वाली बात। या बहुत सारे जानवर को देखिएगा अपने आप को अलग अलग मौसम में एडेप्ट कर लेगा, अनुकूलित कर लेना, किसी चीज के संगत हो जाना, अनुकूल हो जाना, तालमेल बैठाने वाली बात। यहीं पे इसी में जोड़ दिया ये स्टैंड आउट का मतलब क्या? स्टैंड आउट का मतलब क्या? तो इसका होता है बउआ श्रेष्ठ होना या क्या प्रमुख होना। श्रेष्ठ होना, प्रमुख होने का मतलब क्या? श्रेष्ठ होना या प्रमुख होने का मतलब क्या? एक्चुअल में मान लीजिए कोई डांस का परफॉर्मेंस किए, एक पैमाना है, आप उससे अपर लेवल का आप कर लिए। मान लीजिए अब ये भाला यहां से फेंके है कि 90 मीटर पे जाके गिरेगा, मान लीजिए 120 मीटर चला गया, एक श्रेष्ठ प्रदर्शन वाली बात, एक प्रमुख प्रदर्शन वाली बात। स्टैंड आउट का तो आपको याद क्या रखना है? स्टैंड आउट का मतलब क्या? श्रेष्ठ होना, प्रमुख होने वाली बात। फिर क्या? इसी में जोड़ दिया स्टैंड ऑफ क्या था? अलग होना या क्या अलग हट जाना। किसी के साथ है वहां से हट गए, अलग होना, अलग होने वाली बात, अलग हट जाने वाली बात। अब जैसे मान लो राम से हम दोस्त है, अब कुछ मन मुटाव हो गया, वहां से वो अलग हट गया, अलग रहना, अलग हट जाना। फिर यहीं पे क्या हुआ? इसी के साथ ये स्टैंड इन ले लिया, इन, तब क्या हुआ? तब क्या? इसका अर्थ होता है हिस्सा बांटना। अब सवाल है हिस्सा बांटना किस सेंस में? मान लीजिए चोरे सब, अब सामान लीजिए कहीं से सामान लूट के लाया, अभी बांटे, ये घड़ी तुम ले लो, ये घड़ी तुम ले लो, ये घड़ी तुम ले लो, ये चीज तुम ले लो। हिस्सा बांटने वाली बात, कोई चीज है उसका हिस्सा बांटने वाली बात। फिर यहीं पे आ गया बउआ क्या? ये स्टैंड फोर का मतलब क्या? तो कहता है उम्मीदवार होना। हाँ, मुखिया का इलेक्शन हो, एमपी या एमएलए का इलेक्शन हो, तो खासकर गांव से में मुखिया के इलेक्शन में, किसी भी इलेक्शन कोई उम्मीदवार खड़ा होता है। मेरे गांव में वो मुखिया के उम्मीदवार में खड़ा हुआ, मुर्गी पालन करता था, पूरा गांव वाला मिलकर उसका मुर्गी धीरे धीरे खा गया, पागल हो गया बेचारा। उम्मीदवार होना, स्टैंड फॉर उम्मीदवार होना। फिर क्या कहता है? स्टैंड डाउन का मतलब क्या? तो कहता है किसी साक्षी का कटघरे से उतरना या कहता है किसी के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस लेना। समझते हैं बुआ? कहता कि स्टैंड डाउन का मतलब क्या? तो कोई साक्षी है, देखते हैं जब क्या बोले न्यायालय वगैरह में, अब कोई आदमी गवाह है तो गवाह देखते हैं वो बना रहेगा ऐसा वाला, उसमें खड़ा रहेगा, बोलिए जो कुछ हम कहेंगे,
तो कहता है किसी साक्षी का कटघरे से उतरने वाली बात, कोई गवाह का कटघरे से उतरने वाली बात, या क्या दूसरा तो कहता है किसी के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी को वापस लेना। मतलब क्या, तो खासकर मुखिया सब के इलेक्शन में देखिएगा, एक के गांव में 8-8 आदमी 10-10 आदमी खड़ा हो जाता है। तो कभी कभार देखिएगा चुनाव से 2 दिन पहले उसमें से कोई उम्मीदवार बैठ जाएगा मतलब अपनी उम्मीदवारी हट जाएगा और किसी दूसरे के साथ घूमने लगेगा कि हम अपना समर्थन इसको देते हैं। तो कहता है किसी पक्ष में उम्मीदवारी वापस लेना, प्राय ऐसा इलेक्शन वगैरह में, खासकर मुखिया के इलेक्शन सब में ऐसा करता है आदमी। तो कहता है स्टैंड डाउन का मतलब साक्षी का कटघरे से उतरना भी, और किसी के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी को क्या वापस लेने वाली बात, वापस लेने वाली बात। अब क्या ये स्टैंड बाई का मतलब क्या, स्टैंड बाई का मतलब होता है समर्थन करना, समर्थन करना या क्या साथ देना, या क्या साथ खड़ा होना। स्टैंड बाई समझते, समर्थन करने वाली बात, साथ देने वाली बात, साथ खड़ा होना। मतलब कि आपका कोई मुसीबत का समय है, अब हम आपके साथ रहे, समर्थन मतलब साथ खड़े होने वाली बात, समर्थन देने वाली बात। आप परेशान है, अब हम आपके साथ आके आपको संतावना दे। मतलब स्टैंड बाय का मतलब किसी को सपोर्ट करने वाली बात, कोई मुसीबत का समय है तो साथ देने वाली बात, इस टाइप का सेंस जाता है। फिर यहीं पे बउआ क्या क्या, तो यहां पे लिखते हैं वो दे दिया। स्टैंड बैक का मतलब क्या, स्टैंड बैक का मतलब क्या, तो कहता है पीछे लौटना, बैक पीछे लौटना, पीछे लौटना, पीछे लौटना। अभी किस सेंस में हुआ, अब कोई काम करने गए, अब पता चला कि नहीं हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, पीछे लौट जाते हैं, हट गया, पीछे हट जाने वाली बात, पीछे लौटने वाली बात। अब यहीं पे क्या एक वर्ड है अगेंस्ट, स्टैंड अगेंस्ट का मतलब क्या होगा, कोई आदमी तो अर्थ सबको पता होना चाहिए, पीछे वाला दिवाली में घर जाएगा, पहले इसका जवाब दो, स्टैंड अगेंस्ट का। तो कहता है अर्थ में छिपा हुआ विरोध करना, विरोध करना, विरोध करना। अब हुआ ये जो भी फ्रेजल वर्ब आया ये आपको याद हो जाना चाहिए। हमने बार बार एक बात पे जोर दिया है, ये फ्रेजल वर्ब एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए ना क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब ये फ्रेजल वर्ब भी याद रहेगा, साथ साथ थोड़ा सा वाक्य के अर्थ को भी ध्यान देने वाली बात। कहता है इफ यू स्टैंड विथ मी इन आवर ऑफ नीड, जरूरत के समय। कहता है यदि तुम क्या होगे, तो कहता है जरूरत के समय मेरे साथ क्या होगे, साथ दोगे, मेरा क्या करोगे, साथ दोगे, समर्थन करोगे, मेरे साथ खड़ा रहोगे। तो क्या आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। तो बहुआ ये स्टैंड विथ का मतलब तो होता है अनुकूलित होना। यहां पे कोई आदमी क्या कह रहा है कि यदि तुम जरूरत के समय, तो भाई यदि तुम मेरे साथ जरूरत के समय, क्या तो जरूरत के समय कोई आदमी को हम क्या चाहेंगे कि मेरा समर्थन करे, मेरा साथ दे, मेरे साथ खड़ा रहे ना। तो ये स्टैंड विथ का प्रयोग तो यहाँ पे उचित नहीं, ये स्टैंड विथ नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए स्टैंड बाय ना, समर्थन करना, साथ देना, साथ खड़ा होना। अब यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, स्टैंड बाय। अब पूरा हो गया, इफ यू स्टैंड बाय मी इन आवर ऑफ नीड, यदि तुम जरूरत के समय मेरे साथ खड़ा होते हो, मेरा साथ देते हो, आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। अब यहां पे बउआ क्या चला गया, तो यहां पे नो एरर तो होगा नहीं। इफ यू स्टैंड एक पार्ट में दिया है, आई विल नेवर फॉरगेट यू विथ, अब ए पार्ट आंसर ध्यान से, यहां पे विथ नहीं होगा, विथ के जगह पे क्या होगा स्टैंड बाय ना, यहां पे बाय हो जाएगा। आंसर क्या चला गया, ए चला गया। क्लियर ये बात। अब ये सारा फ्रेजल वर्ब आपको याद रहना चाहिए बुआ, तब जाके आगे के एग्जाम में फायदा वाली बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सबसे पहले वो सब आदमी अपना अपना आंसर करें। नॉर्मल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, फिर भी कुछ बात है। आते हैं तो पहले कंसेप्ट को देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन कब, तो एक छोटा सा बात हुआ, ये बचपन में V1, V2, V3, V4 और ये V5 हम लोगों ने बात क्या करा, ये ईट, इधर ये एट, इधर ये क्या ईटिंग, इधर ये क्या ईटिंग, इधर ये इट्स। आपको आ रहा है भाई, ध्यान देंगे बहुत। जरूरत पड़ने पर ये वर्ब है V1, V2, V3, V4, V5। जरूरत पड़ने पे क्रिया का तीसरा रूप वाक्य में क्या चीज का काम कर लेता है, एडजेक्टिव का काम कर लेता है, एडजेक्टिव का काम कर लेता है। मतलब ये V3 वर्ब है, जो हम लोग के पापा हैं, किसी न किसी के बेटा भी तो हैं। ठीक उसी तरह क्रिया का तीसरा रूप वर्ब है, लेकिन जब इसको मौका लगेगा तो ये वाक्य में एडजेक्टिव का भी काम कर लेगा। मतलब क्या, तो जैसे हमने कहा राम इज इंटेलिजेंट, तो ये सब्जेक्ट, ये कोपुला भर, इधर ये इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव ना। फिर हम कहते हैं सी इज गुड, ये सब्जेक्ट, ये कोपुला भर, ये गुड, एडजेक्टिव ना। अब यहीं पे हम बोले राधा इज, ध्यान से, डिप्रेस्ड, ये सब्जेक्ट, ये कोपुला भर, अब जो ये डिप्रेस्ड आया, ये क्रिया का तीसरा रूप, ये क्या चीज का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यहीं पे हम कहते हैं एन इंजर्ड बॉय, एक जख्मी लड़का, एन क्या आर्टिकल, बॉय क्या नाउन। अब आर्टिकल नाउन के बीच में ये एडजेक्टिव ना, ये क्रिया का कैमा रूप, तीसरा रूप। तो हमने बात क्या करा, हमने बात किस बात पे जोर दिया भाई, तो क्रिया का तीसरा रूप जरूरत पड़ने पे वाक्य में क्या चीज का काम कर लेगा, एडजेक्टिव का काम कर लेगा, ये बात। अब यहां पे क्या क्या कहता है, बंगाल टाइगर्स आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्टेड, एक्सटिंक्टेड। ये देखिए ना, ईडी लगा दिया है, ईडी लगा दिया है। जैसे देखिए ना, ये प्लेट, क्या चीज प्लेट, यहां पे ये प्लेट, फिर ये प्लेइंग, इधर ये क्या प्लेट, ये ईडी लगा दिया, ईडी लगा दिया। मतलब एग्जामिनर शो क्या करना चाह रहा है, ये देखिए ना, ये सब्जेक्ट वाली बात, ये आर क्या कोपुला भर्ब वाली बात, अब उसके बाद ये क्या चीज के रूप में यूज करना चाह रहा है, एडजेक्टिव के रूप में यूज करना चाह रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात, ये जो ये इंस्टिंक्ट जो वर्ड है, कहता क्या है, इंस्टिंक्ट जो वर्ड है, EXTINCT, ये अपने आप में ही एडजेक्टिव है। ध्यान से, ये वर्ड ही एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है लुप्त वाली बात, इसी को आप क्या विलुप्त वाली बात, इसी को क्या समाप्त वाली बात, इसी को क्या अविद्यमान वाली बात, इसी को दुर्लभ वाली बात, दुर्लभ वाली बात। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं टाइगर्स आर नियरली एक्सटिंक्ट इन इंडिया, इन इंडिया कहता है टाइगर्स आर, बाघ करीब करीब इंडिया में क्या है, विलुप्त है। अब यहां पे ये एडजेक्टिव के रूप, ये एडजेक्टिव, तो ये खुद एडजेक्टिव है बुआ। तो जब खुद एडजेक्टिव है तो वर्ब में ना ईडी लगा के क्रिया का तीसरा रूप ना एडजेक्टिव का काम करेगा। जो खुद एडजेक्टिव है उसमें ईडी लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे यही वर्ड गलत दे दिया, क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो इंस्टिंक्ट, ये लुप्त वाली बात, विलुप्त वाली बात, समाप्त वाली बात, दुर्लभ कह सकते हैं।
अब आते हैं, नो एरर तो होगा नहीं। अब यहां पे ये क्या, ये दिया, ये होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या चला जाएगा, डी। आंसर सीट में क्या रंग आएगा, डी। क्लियर ये बात। तो चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन। सबसे पहले बबुआ आंसर आप करें, इस बार गर्ल्स कैंडिडेट बबुआ आप लोग करिएगा। देखते हैं क्या बात कह रहा है। कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर ए व्हाइल। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल है लेकिन बनेगा कब, तो कुछ बात को समझना है बबुआ। कहता है ये इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या, तो जिसमें क्या आवे, ऑर्डर आएगा, जिसमें क्या आएगा, एडवाइस आएगा, और जिसमें क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा। अब ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर की बात करें, जैसे हम कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। एडवाइस की बात, तो जिसमें कोई नैतिकता वाली बात, कोई मोरल वाली बात, कोई नैतिकता वाली बात झलके, जैसे हम कहते हैं हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो एक मोरल वाला बात, एक नैतिकता वाली बात ना। जैसे हम कहते हैं लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, एक नैतिकता वाली बात, जबरदस्ती कोई नहीं करवा सकता है। अब यहां पे क्या हुआ, जब रिक्वेस्ट की बात, तो जैसे हमने कह दिया प्लीज ओपन द डोर, तो अभी तक ये ऑर्डर था, लेकिन जब प्लीज लग गया तब इसको क्या माना जाएगा, बोलो ना, रिक्वेस्ट माना जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या, इस इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, इंपरेटिव सेंटेंस की बात, तो यहां पे बउआ, यहां पे इस इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहां पे ये रिक्वेस्ट क्या, इस रिक्वेस्ट का स्थान दो जगह होता है। रिक्वेस्ट में जो ये प्लीज का प्रयोग होता है, ये दो जगह होगा। दो जगह कहां पे, तो कहता है वाक्य के शुरू में, ध्यान से, वाक्य के शुरू में जैसे हम कहते हैं प्लीज ओपन द डोर, अब ये वाक्य के शुरू में आ गया, वाक्य के शुरू में। और कहा बउआ, तो कहता है वाक्य के अंत में, वाक्य के शुरू में भी, वाक्य के अंत, जैसे हम कहते हैं, इसी को लिख सकते हैं ओपन द डोर प्लीज, ओपन द डोर प्लीज। ये दोनों स्थिति सही है। आपको याद क्या रखना है, जब रिक्वेस्ट का भाव दर्शाना होता है तो नॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज का यूज करते हैं। तो ये प्लीज वाक्य के शुरू में भी और वाक्य के अंत में भी, ये इंपरेटिव सेंटेंस में। लेकिन यहीं पे बात बदल गया, बात बदल गया क्या, तो कहता है जब ये इंपरेटिव नहीं, अब क्या हो जाए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, जब ये क्वेश्चन मार्क वाला आ जाए, क्वेश्चन मार्क वाला। अब यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हमको प्लीज रखना हो, प्लीज, तो सवाल आएगा, ये प्लीज वाक्य के शुरू में आएगा कि वाक्य के अंत में आएगा। तो याद कर लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लीज हमेशा कहां पे आएगा, वाक्य के अंत में आएगा। ध्यान दे, वाक्य के अंत में। जैसे हमने कहा, क्या कहा, डू यू वांट सम हेल्प प्लीज। अब देखिए ना, डू यू वांट सम हेल्प, क्वेश्चन मार्क आया, मतलब ये वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव। डू यू वांट सम हेल्प प्लीज, अब तो ये प्लीज कहां पे आया है, अंत में ना, ये सही। डू यू वांट
सम हेल्प प्लीज। तो आपको याद क्या रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लीज रखना है तो हमेशा वाक्य के अंत में होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर ए व्हाइल। जब ये क्वेश्चन मार्क आया मतलब ये वाक्य क्या होगा, क्या होगा, इंट्रोगेटिव ना, ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव। तो जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ये प्लीज यहां पे आएगा तो इसका जगह गलत है, ये प्लीज यहां पे नहीं आएगा, ये प्लीज कहां पे होगा, ये वाक्य के अंत में होगा, अंत में होगा। कुड यू मेंटेन साइलेंस फॉर ए व्हाइल प्लीज। अब यहां पे ये नो एरर, गलत, नो एरर तो होगा नहीं। अब यहां पे प्लीज का स्थान नगर पर, आंसर जाएगा बी। आंसर सीट में क्या रंग आएगा, ये बी वाली बात। क्लियर है ये बात। तो चलिए बउआ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। सबसे पहले बहुत समझ में अपना अपना आंसर करेंगे आप। आइए, कहता है दिस स्पॉन्ज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्बिंग वाटर। अब बउआ ये क्वेश्चन एक नॉर्मल व्यू से बन जाएगा। देखिए ना, ये V1, V2, V3, V4 और V5, ये क्या भाई, ईट है, एट है, इधर क्या ईटिन, इधर क्या ईटिंग और इधर ये क्या इट्स। नॉर्मल एक व्यू क्या है कि टू के बाद अगर कोई वर्ब रखना हो, वह वर्ब क्रिया का कैमा रूप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा की पचमा। तो अब सबको आ रहा है क्या, अब सबको आ रहा है वो वर्ब क्रिया का कैमा रूप, पहला रूप, पहला रूप। जैसे हमने बात क्या करा, हमने बात कहा आई वांट टू, क्या चीज, तो यहां पे क्या, आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग। अब जब ये टू आया तो टू के बाद क्या आएगा, V1 ना, आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग, ये बिल्कुल सही। तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, दिस स्पंज इज नॉट एबल टू, वो टू देखा, वो टू देखा, अब टू के बाद ये V4 दे दिया, कहेगा सर ये गलत है, ये गलत है सर, सर इसको V1 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, एब्जॉर्ब कर दीजिए, V1 कर दीजिए। तो बउआ इससे आपका क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन यहां पे एक्चुअली ये बात नहीं है, ये आंसर निकल जाएगा। जैसे यहां पे नॉर्मल आंसर क्या, तो ये 2 प्लस V1, यहां पे V1 आना चाहिए, तो देखिए ना, नॉट एबल टू, तो 2 तो इस खंड में दिया है, 2 के बाद ये एब्जॉर्बिंग नहीं ना होगा। अब यहां पे ये खंड गलत है, गलत है। अब इसके जगह पे क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा। आंसर मेरा क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। सतर्क, हम इतना बोल के आगे निकल जाते, आप भी हाँ सर वाला बात। अब यहीं पे वो एक्चुअल कंसेप्ट, आंसर इससे भी निकल जाएगा, लेकिन यहां पे एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, तो गौर करते हैं। बउआ ये 2 प्लस V1 को जब V1 के पहले 2 लग जाता है, अब इसको एक नया नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम, तो इसको जाना जाता है इन्फिनिटिव्स। 2 प्लस V1 को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव्स। जैसे हमने कहा टू ईट, ये क्या होगा, इन्फिनिटिव्स। हमने यहीं पे कहा टू सिंग, 2 प्लस V1 ये इन्फिनिटिव। हमने फिर कहा टू प्ले, अब इसको क्या कहा जाएगा, इन्फिनिटिव। अब इसी तरह बउआ ये जो 2 प्लस V1 इन्फिनिटिव, और जो ये सिर्फ V1 होगा, V1, इसको भी अब इन्फिनिटिव के टर्म में एक नाम दिया गया है। क्या नाम, तो इसको बोला जाता है बेयर, बेयर इन्फिनिटिव्स। अब जैसे टू ईट, अब सिर्फ ये ईट, तो V1 बचपन से गा रहे हैं, सुन रहे हैं, V1। अब इसी V1 का एक नया नाम है, क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। यहीं पे बउआ ये सिंग दे दिया, इस सिंग को क्या कहते हैं, बोलो ना, बेयर इन्फिनिटिव। अब बउआ क्या, तो कुछ वर्ड होते हैं,
कुछ वर्ड मतलब क्या? तो कहता है कुछ वर्ड जैसे हम इस एबल की बात करें, हम इस अनेबल की बात करें, हम यहीं पे ये टू की बात करें, हम इस इनफ की बात करें, हम इस लाइकली की बात करें, हम इस अनलाइकली की बात करें, हम यहीं पे हैप्पी की बात करें, हम यहां पे ये ग्लैड की बात करें, हम ये राइट की बात करें, हम ये रॉन्ग की बात करें, हम यहीं पे ये एस्टोनिस्ट की बात करें, हम यहीं पे ये एंग्री एंग्री की बात करें, एंग्री की बात करें। तो कहता क्या है बउआ? कहता क्या है? कहता क्या है? ये हम एबल है, अनेबल है, टू है, एनफ है, लाइकली है, अनलाइकली है, हैप्पी है, ग्लैड है, राइट है, रॉन्ग है, एस्टोनिश्ड है, एंग्री की बात करे तो कहता क्या है? कहता क्या है? क्या बउआ? तो कहता है इसके बाद इस एबल के बाद, अनेबल के बाद, टू के बाद, एनफ के बाद, लाइकली के बाद, अनलाइकली के बाद, हैप्पी के बाद, ग्लैड के बाद, राइट के बाद, रॉन्ग के बाद, एस्टोनिश के बाद एंग्री। एंग्री मतलब क्या? वो लेकिन आर छूट गया था। ANGR वर्ड एंग्री। एंग्री क्या? नाराज होना, क्रुद्ध होना, नाराज होना। कहता इसके बाद यदि भर्व रखना हो तो वह भर्व हमेशा क्या चीज के रूप में होगा? तो वह भर्व हमेशा इन्फिनिटिव के रूप में होगा, 2+V1 के रूप में। मतलब क्या? मतलब क्या? तो वो दे दिया सी इज नॉट एबल। फर्दर अब ऑप्शन में मान लो दे दिया, वो वॉकिंग दे दिया, वो फोर वॉकिंग दे दिया, फोर वॉकिंग दे दिया वो, फिर बउआ वो 2 वॉक दे दिया। अब यहीं पे वो वॉक दे दिया। कहता सी इज नॉट एबल। वॉकिंग होगा कि 4 वॉकिंग होगा कि 2 वॉक होगा कि वॉक होगा, क्या होगा? एक्चुअल में बुआ यहाँ पे इसका प्रभाव है, एबल आया है। अब एबल के बाद क्या आना चाहिए? 2+V1 ना। तो खाली स्थान में ये नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? 2 वॉक होगा। इसी तरह हम कहते हैं, यहां पे हम लिख रहे हैं राम इज इंटेलिजेंट एनफ फॉर डूइंग दिस वर्क। अब इस वाक्य का अर्थ निकालोगे तो अर्थ निकलेगा राम इंटेलिजेंट एनफ, राम काफी तेज है इस काम को करने के लिए। लेकिन सतर्क ये वाक्य गलत है। क्यों भाई? एनफ आया तो एनफ के बाद जल्दी बोलो आने वाला वर्ब फॉर डूइंग होगा। तो एनफ के बाद आने वाला क्वेश्चन पूछे हुआ है। एनफ के बाद आने वाला वर्ब क्या चीज के रूप में? 2+V1 ना। तो बउआ यहाँ पे ये फॉर डूइंग नहीं होगा, क्या होगा? टू डू। राम इज इंटेलिजेंट एनफ टू डू दिस वर्क। तो करेगा क्या? एनफ के बाद कभी फॉर डूइंग दे देगा, कभी सिर्फ डूइंग दे देगा, कभी सिर्फ डू दे देगा। सही क्या होगा? तो इन शब्दों के बाद जो भर्ब आएगा वो भर्ब क्या चीज के रूप में? 2+V1 के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में आएगा। इसीलिए बउआ यहाँ पे ये क्या? ये एबल आया ना, एबल। अब एबल के बाद आने वाला भर्ब इन्फिनिटिव चाहिए। तो इन्फिनिटिव होता क्या है? 2+V1 ना। तो क्या हो जाएगा? टू एब्जॉर्ब ना। ये आंसर जाएगा। आंसर क्या आपका है? ये चला गया। क्लियर ये बात? अब सवाल, ये सारा वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए, तब एग्जाम में फायदा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन, बचपन में हम लोग ने बउआ नंबर चैप्टर पढ़ा होगा। एक वचन, बहुवचन, ये सिंगुलर, ये प्लुरल, क्या कैसे देखते हैं।
कहता है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। अब क्या, तो सबसे पहले वो आप लोग अपना अपना आंसर करें, फिर देखते हैं आगे क्या आंसर जाएगा। आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, तो नॉर्मली एक चैप्टर हम लोगों का आता है बउआ, कौन सा चैप्टर, तो ये नंबर चैप्टर। नंबर चैप्टर में क्या, तो नॉर्मली बउआ जो एक वचन का हम लोग क्या बनाते हैं, बहुवचन। सिंगुलर का ये प्लुरल वाली बात, जैसे बॉय है तो बॉय का प्लुरल क्या, बॉयज। अब यहीं पे गर्ल है तो गर्ल का प्लुरल क्या, गर्ल्स। यहीं पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का प्लुरल क्या, स्टूडेंट। यहीं पे फ्रेंड है तो फ्रेंड का प्लुरल क्या, फ्रेंड्स। ये सब आपको पता है। अब यहीं पे क्या वो एक एडिशनल बात जानना है कि जब कंपाउंड नाउन मतलब क्या, जब एक से ज्यादा वर्ड जुड़ के आवे। अब जैसे हम कहते हैं यहीं पे हमने कहा गर्ल स्टूडेंट। अब गर्ल स्टूडेंट दो शब्द मिलके ना गर्ल स्टूडेंट। अब सवाल यहां पे ये आया कि इसका प्लुरल बनाना है, ये तो सिंगुलर हो गया। अब इसका प्लुरल क्या बनेगा, अब इसका प्लुरल क्या बनेगा, तो यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि गर्ल का भी प्लुरल बनेगा, स्टूडेंट का भी प्लुरल। किसका प्लुरल बनेगा, ये गर्ल स्टूडेंट दिया, कहता है इसका प्लुरल बनाओ, तब क्या, तो वो स्टूडेंट। अब स्टूडेंट लड़का है कि लड़की, पता चला ना, ये लोग भी मेरी स्टूडेंट है, आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो जब स्टूडेंट लड़का लड़की दोनों ना, अब जब यहाँ पे हम बोले गर्ल स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट है वो कौन है, लड़की है। यहाँ पे गर्ल इसको स्पष्ट करने के लिए आता है, इसके जेंडर को स्पष्ट करता है कि ये लड़की स्टूडेंट है। अब जो यहाँ पे ये प्लुरल बनाना होगा तो क्या, तो ये गर्ल का प्लुरल नहीं बनेगा, सिर्फ किसका बनेगा, स्टूडेंट्स। ये प्लुरल बन गया। यहीं पे बॉय क्या, स्टूडेंट है, कैसा स्टूडेंट है, तो लड़का स्टूडेंट है, जेंडर बता रहा है। अब जो इसका प्लुरल बनेगा तो ये बॉय स्टूडेंट्स, ये बॉय स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट का प्लुरल बनेगा। मतलब क्या, तो जो बॉय या गर्ल से जो खंड जुड़ के आएगा, जब ये क्या बताने लगे, जेंडर, तब किसका प्लुरल बनेगा, तो ये बॉय गर्ल उसी तरह रहेगा, बस इस खंड का प्लुरल बनेगा, इस खंड का, इसका प्लुरल बनेगा, इसका प्लुरल बनेगा। अब देखो ना, गर्ल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट, तो बॉय स्टूडेंट्स। यहीं पे आप सुने होंगे बॉयफ्रेंड। अब दोस्त है, कैसा दोस्त है, लड़का दोस्त है। अब क्या हो गया, बॉय फ्रेंड्स। यहीं पे गर्लफ्रेंड, क्या हो गया, ये गर्ल क्या हो गया, फ्रेंड्स, गर्ल। तो ध्यान से, बॉय और गर्ल से बने कंपाउंड नाउन में बॉय गर्ल का प्लुरल नहीं बनेगा, उसके बगल वाले खंड का प्लुरल बनता है, उसके बगल वाले खंड का प्लुरल बनेगा। क्लियर है ये बात। अब इस छोटे से क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह दिया है, दिया है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट कैसा है, तो लड़की स्टूडेंट है। अब यहाँ पे ये गर्ल का ये जेंडर बताने के लिए ना, अब इसका प्लुरल नहीं बनेगा, ये गलत खंड है। सही क्या होगा, गर्ल स्टूडेंट्स, ये गर्ल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आंसर क्या, तो देखते हैं, ये खंड ना, ये खंड गलत दिया, ये गलत है। सही क्या होगा, गर्ल स्टूडेंट, ये आंसर जाएगा सी। आंसर सेट में क्या रंग आ जाएगा, ये सी। क्लियर है ये बात। तो छोटे छोटे बात पे एग्जाम में क्वेश्चन देता है, बस ध्यान हमेशा अर्जुन वाला होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले बहुत शब्द में आप अपना अपना आंसर करें। नॉर्मल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो बचपन में आपने एक बात पढ़ा था, ये फर्स्ट डिग्री, जो फर्स्ट डिग्री उसी को पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। इसी में बउआ आया ये कौन सा डिग्री, सेकेंड डिग्री। अब सेकेंड डिग्री को ही कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। और इधर ये कौन सा डिग्री, ये थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री को ही कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हमने पढ़ा है ये गुड, इधर ये क्या बउआ बेटर, और इधर ये क्या बेस्ट। फिर उसके बाद आया ये लेट, यहां पे ये लेटर, और इधर ये लास्ट। फिर यहां पे क्या LATER, गौर कर एक डबल टी एक सिंगल टी है, और इसी का ये क्या लेटेस्ट। मतलब इस लेट का 2 सेकेंड डिग्री होता है और 2 थर्ड डिग्री होता है। अब आपके एग्जाम का जो नेचर है, इसके यूज पे क्वेश्चन देगा, वो इसमें और इसमें इसकी तुलना पे क्वेश्चन देगा, कहां पे ये आएगा और कहां पे ये आएगा। ध्यान से बोल। अब ये डबल टी वाला, और इधर ये लास्ट। इस लेटर का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, इस लेटर का अर्थ होता है बाद वाला, बाद वाला। इस लास्ट का अर्थ होता है क्या, अंतिम वाला, या क्या सबसे बाद वाला। ध्यान से, सबसे बाद वाला। आपके एग्जाम में जो एडजेक्टिव के अंतर्गत जो बात पे क्वेश्चन आता है, तो वो इसकी यूज पे क्वेश्चन देगा, वो लेटर और लास्ट के यूज पे क्वेश्चन देगा। क्या भाई, तो एक्चुअल में कहता है ये बाद वाला, ये भी स्थिति बताएगा, स्थिति बताएगा, स्थिति बताएगा। स्थिति मतलब क्या, जगह वाली बात, कौन आदमी कहां पे है, ये भी स्थिति बताएगा, मतलब ये जगह वाली बात। अब सवाल ये कि जब दोनों का अर्थ लगभग सेम, तो कहां पे ये लेटर आएगा और कहां पे लास्ट। तो कहता है जब संख्या क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब 2 क्या आ जाए, व्यक्ति आ जाए, वस्तु आ जाए, स्थान आ जाए, ये जानवर आ जाए। मतलब कि जब संख्या 2 रहे, अब यहां पे मान लो राम और श्याम है, अब हमको बताना है कि बाद वाला 1, तो कहता जब संख्या 2 रहे, वहां पे बाद वाला बताना हो, तो इस लेटर का प्रयोग होगा। यहीं पे जब ये संख्या क्या आ जाए, तो कहता है मोर देन क्या आ जाए, 2 आ जाए। अब ये 3 हो, 4 हो, 5 6 7 8, कुछ हो, क्या चीज, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, कुछ हो। कहता है जब संख्या 2 से अधिक हो जाए, अब जैसे मान लो मोहन है, सोहन है, रोहन है, अब हम बोले सबसे बाद वाला या अंतिम वाला, अब वहां पे क्या आएगा, तो ये लास्ट आएगा, लास्ट आएगा। अब क्या एग्जामिनर जब आपको क्वेश्चन देगा, तो किसी न किसी माध्यम से आपको स्पष्ट करेगा। जैसे हमने कहा, जैसे हमने यहीं पे कहा ऑफ द 2 बॉयज, हमने कहा 2 लड़कों में द लास्ट वन इज द बेटर। बउआ जब भी हम कहे 2 लड़कों में, तो जब ये 2 आ गया, हम कहे 2 लड़कों में बाद वाला 1 अच्छा है। अब यहां पे ध्यान दो, ये लास्ट होगा तो नहीं, जब संख्या 2, तो ये लेटर ना, यहां पे ये क्या हो जाएगा, द लेटर 1 इज द बेटर। यहीं पे हम कहते हैं, फिर सोच के, द लेटर 1 इज द
मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द 7 बॉयज। अब 7 लड़कों में बोलो बोलो, कह रहा है बाद वाला एक सबसे ज्यादा तेज है 7 लड़कों में। तो जब ये 7 आ गया, 7 आ गया, अब शुरू में नहीं इधर दिया ये 7, अब यहां पे ये क्या, ये लेटर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बोलो ना क्या होगा, ये लास्ट हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब संख्या 2 रहेगा लेटर, यहीं पे बउआ क्या चीज, जब संख्या 2 से अधिक रहेगा तो क्या होगा, लास्ट। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा तो यहां पे संख्या 2 दिया है, तब आपने ये लेटर कर दिया, यहां पे संख्या इधर जाके 7 दिया है, तब हमने लास्ट कर दिया। कभी कभार हम लोगों को परेशान करेगा, वो संख्या नहीं देगा, नहीं देगा, अब वो यहां पे ऐसे दे देगा, वो बिटवीन दे देगा, वो बोथ दे देगा। तो बिटवीन का अर्थ क्या, बिटवीन का अर्थ क्या हुआ, 2 के बीच में, बोथ का अर्थ क्या, दोनों ना। जब बिटवीन और बोथ रहेगा, बिटवीन और बोथ रहेगा, तब क्या, तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, लेटर का। और यहीं पे क्या आ जाए, एमंग आ जाए, यहीं पे ऑल आ जाए। एमंग का अर्थ क्या, 2 से अधिक के बीच में। अब बउआ ऑल मतलब क्या, सभी, ये रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, लास्ट का। इस पे भी क्वेश्चन देता है। अब हम कहां लिखे, इधर लिखे, जैसे हमने कहा द लेटर 1 इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। हम कह रहे हैं बाद वाला एक सबसे अच्छा है सभी लड़कों में। ऑल आया, बोलो ना ऑल आया, ऑल आया। जब ये ऑल आया तो ऑल के साथ क्या, ये लेटर आएगा, बोलो ना ये लेटर आएगा, नहीं, क्या आएगा, लास्ट आएगा, लास्ट आएगा। क्लियर ये बात। अब तो क्वेश्चन आराम से बनेगा बुआ। अब कहिएगा सर एक क्वेश्चन में इतना डिटेल क्यों करते हैं, फिर हमने बार बार कहा बुआ आप सिर्फ क्वेश्चन बना के छोड़ देंगे, कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन से जो बात निकला वो समझ के अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आगे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कहता है सीले एंड किड्स आर ग्रेट राइटर्स, और 2 राइटर, सीले और किड्स 2 राइटर है, बट आई प्रीफर द लास्ट। तो जब ये 2 है, 2 है, अब 2 के लिए बताना है कि मैं पसंद करता हूं, प्राथमिकता देता हूं किसको, तो बाद वाले को। अब जब ये 2, तो यहां पे लास्ट नहीं होगा, 2 के लिए क्या आता है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये लेटर हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। ये 2 राइटर ना। अब आंसर क्या, तो बउआ ए में ही चला गया, द लास्ट नहीं होगा, ये गलत है, क्या हो जाएगा, द लेटर। आंसर जाएगा ए। आंसर सीट में क्या रंग आएगा, ये ए रंग आ जाएगा। क्लियर है बाबू। अब सवाल, जब जब बउआ आपका एग्जाम रहेगा, विश्वास रखिए संडे को स्पेशल क्लास आपको मिलता रहेगा। अब आज के बाद तो दिवाली की छुट्टी हो जाएगी, अब तो जाइएगा आप गांव जाइएगा, फिर उसके बाद आइएगा तो फिर क्लास वाली बात। बउआ दिवाली हो या होली हो या कोई भी फेस्टिवल, ये दिवाली और ज्यादा यादगार होता जब आप अपने जॉब के पैसे से मम्मी के लिए कपड़ा लेके जाते, पापा के लिए कपड़ा लेके जाते, एक अजीब सी फीलिंग रहती। जम के पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए, वो दिन भी आएगा, कंफर्म जॉब लगेगा। बस अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में देने वाली बात, सही डायरेक्शन को लेके चलने वाली बात। एक समय ऐसा आएगा जो आपको जॉब लगेगा, और तब वो जब दिवाली आएगा बड़ा मजेदार रहेगा। कभी कभार अपने मम्मी पापा को लेके चलिए चलिए आपको हम ही कपड़ा दिलाते हैं, कितना उनको अच्छा लगेगा।
आज तक आपके पापा मम्मी आपके लिए कपड़ा लेते रहे हैं। बुआ कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि आपके लिए नया कपड़ा, बहन के लिए नया कपड़ा, भाई के लिए नया कपड़ा, और जब पापा से पूछते हैं कि पापा आप नया नहीं लेते, हाँ हाँ है, बाबू वो आदमी क्या कहेंगे आपको। वो कपड़ा बनवाते बनवाते उनके लिए अपने लिए पैसा ही नहीं बचा, तो वो ये नहीं बोलते कि हमने नहीं लिया, वो कहते हैं हाँ नया है, नया रखा हुआ है। एक अजीब टाइप की फीलिंग है। तो वो दिन उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन होगा और आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन, जब आप अपनी पैसे से अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए कपड़ा लेके जाओगे, उनको कपड़ा लेके दुकान में जाके दिलाओगे। चलिए जम के पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए। ये फील्ड ऐसा है, जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ है। सब आदमी को बुआ हैप्पी दिवाली। चलिए दिवाली के बाद फिर हम लोग मिलते हैं, फिर से एक बार हैप्पी दिवाली।